नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। 1 जून को देश भर के 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे, जब एक साथ सभी चरणों के मतदान का रिजल्ट आएगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। 1 जून शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी फेज के लिए वोटिंग होगी। अंतिम फेज के चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की जोर आजमाइश का शोर गुरुवार की शाम थम गया। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बिहार की 8 लोकसभा सीट पर कुल 134 उम्मीदवार हैं, झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 52 उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 9 सीट पर इस बार मतदान हो रहा है। तो पंजाब की सभी 13 सीट पर अंतिम चरण में वोटिंग होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इन सीटों में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। आखिरी फेज के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई। वैसे आखिरी फेज में बिहार की 3 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। काराकाट सीट पर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला सीपीआई-एमएल के राजाराम सिंह से है। यहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह बतौर निर्दलीय मैदान में है। तो बक्सर सीट पर बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का मुकाबला आरजेडी के सुधाकर सिंह से है। ददन पहलवान यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। वहीं जहानाबाद सीट पर जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का आरजेडी के सुरेंद्र यादव से मुकाबला है। यहां पूर्व सांसद अरुण कुमार बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। आखिरी चरण की जोर आजमाइश के बाद जीत के दावे अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। वैसे बिहार की 8 सीट पर आखिरी फेज में बीजेपी के सामने स्ट्राइक रेट बनाए रखने की चुनौती होगी। पिछली बार सभी 8 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा, तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सासाराम से बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम के पक्ष में प्रचार के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सांसद मनोज तिवारी, राजीव प्रताप रूडी ने रोड शो किया। इस रोड शो में मंत्री नीरज कुमार बबलू और संतोष कुमार सिंह भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए 40 की 40 सीट जीत रहा है। जीतेंगे 40 की 40 सीट जीतेंगे। और पटना में एलजेपीआर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की 40 सीट पर जीत का दावा किया और पीएम की कन्याकुमारी में ध्यान करने पर विपक्ष के सवाल पर करारा जवाब दे दिया। कहा, जो लोग शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं वही सनातन को गाली देते हैं और लोग इसे मानते वो इन भावनाओं को नहीं समझेंगे। तरीके से लोग प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा रखते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग के विश्वास को बनाता है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे 40 की 40 सीटें, और भाई 4 तारीख को हम लोग पुनः मिलेंगे ही, सब लोग साथ होंगे ही, तो आप ये मुझसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट महसूस किया है मैंने। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जहानाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के बाद विजय सिन्हा ने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इनके 3 यार हैं, आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार,
और इन तीनों का संरक्षण करने वाली पार्टियों को देश की जनता कभी भी मौका नहीं देगी। इनके कौन यार थे? आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार। ये आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी इनके यार हैं और उनसे ये प्यार करके बिहार को बर्बाद कर दिए। अब देश को बर्बाद करने की ये सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता भी इस बार सबक सिखाएगा। ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले को और देश की खजाना लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। अरवल के सोहसा गांव में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी उम्मीदवार के चुनाव जीतने पर वातावरण दूषित हो जाएगा और उनकी वजह से ब्रह्मऋषि समाज के लोग को भी खतरा होने की बात कही। सीएम नीतीश के किए गए कामों को भी गिनवाया। आरटीएफ का दूसरा नाम मूर्खटवा पार्टी है, जानते हैं कि नहीं जानते? मूर्खटवा पार्टी उसी का नाम है। और जिस दिन फिर से यहाँ अगर सुरेंद्र यादव जैसे लोग आए तो आप समझ लीजिए कि जहानाबाद और अरवल का वातावरण दूषित हो जाएगा। एक आदमी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। ये हम आपको सचेत करने के लिए। और 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होनी है और उसके पहले शहर के केदार घाट पर युवा चेतना की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर चर्चा आयोजित की गई, जिसमें स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और महाराष्ट्र के मंत्री मंगल लोढ़ा सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। इस चर्चा में हजारों की संख्या में वाराणसी और आसपास के लोग शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस आयोजन के लिए युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह की तारीफ की तो रोहित सिंह ने देश का गौरव और बढ़ाने के लिए एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत देने की अपील की। हमारे रोहित कुमार युवा है और सचमुच युवाओं की वाणी, युवावादी आध्यात्मिक पुरुष के साथ रह करके आध्यात्मिक चेतना भी जगाते रहते हैं। बनारस में युवा चेतना के तत्वावधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया। हम लोगों ने काशी की सम्मानित जनता से अपील किया है कि पुनः देश के प्रधानमंत्री को बनारस के सांसद के रूप में इतना मत दीजिए कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजे। साथ ही किस प्रकार से 2014 के बाद देश की प्रगति हुई है, विश्व स्तर पर भारत को भाग्य विधाता के रूप में स्वीकार किया गया है। धारा 370 को समाप्त करना हो, अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर हो, नारी वंदन अधिनियम हो या देश में कई ऐसे कार्य जिससे सीधे नौजवानों को, वंचितों को, गरीबों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ हुआ है। और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग विकास और नौकरी के मुद्दे पर बात ही नहीं करते, बस हम लोगों को गाली देने में इनका सारा समय खत्म हो जाता है। पीएम की कन्याकुमारी में ध्यान को लेकर तीखा प्रहार किया और कहा कि मोदी का हर काम स्क्रिप्टेड होता है, फोटो शूटेड होता है, मूवी बनती है और अगर युवा नौजवानों को रील बनाना सिखाना है तो मोदी जी से सीख जाए। जनता गाली थोड़ी सुनना चाहती है। ये चिराग पासवान के समर्थकों को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा जो इस तरह की सनातन विरोधी की बात करें। ध्यान में जा रहे हैं। ममता जी ने सलाह दी कि ध्यान में जाइए, लेकिन प्रेस को मत ले जाइए। हाँ, अब तो शुरू से बोल रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का स्क्रिप्टेड होता है, फोटो शूट होता है, उनको मूवी करना होता है, मूवी अपना रील बना रहे हैं। अरे नौजवानों को मोदी जी से एक चीज सीखना चाहिए कि रील कैसे बनाया जाए। और बिहार में 7वें चरण का चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर राजभवन को जोड़ते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के प्रति आम जनता के मन में संदेह डालने वाला पोस्ट डाला गया था और इस पोस्ट के जरिए केंद्र और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। राजभवन ने मामले में नाराजगी जताई और आर्थिक अपराध इकाई से सख्त कार्रवाई की अपील की, जिसके बाद ईओयू ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण अब भी बाकी है। 7वें चरण में चुनाव होना है। पटना समेत कई जिलों में
1 जून को चुनाव होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर बिहार के राजभवन से जुड़ी हुई है। दरअसल राजभवन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर असत्य एवं भ्रामक पोस्ट लिखा गया है और इस मामले में कार्रवाई की जाए। जो इस मामले के आरोपी हैं उनके खिलाफ अपने ही थाने में, आर्थिक अपराध इकाई का अपना थाना है, वहां पर FIR लॉन्च कर लिया है और पूरे मामले की छानबीन के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खां का दावा है कि जो भी लोग इसमें आरोपी होंगे, दोषी होंगे, उनके खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक बड़ी खबर राजधानी पटना से लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के पहले कि किस तरीके से बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है और उसको लेकर अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो एक्शन मोड में दिख रहा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हर्षराज हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पटेल हॉस्टल के रहने वाले अमन पटेल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अमन और जैक्सन हॉस्टल के रवीश के बीच डांडिया की रात मारपीट हुई थी और इसी मारपीट के बाद हुए विवाद को हर्षराज की हत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने इससे पहले चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। ये विद्यार्थी है और जो प्रोग्राम हुआ था पिछले साल दशहरा को, उस दिन ये और रवीश कुमार है जो कि जैक्सन हॉस्टल का रहने वाला है, वो दोनों के साथ मारपीट हुई थी वहाँ पे। और उसमें इन्होंने ऑर्गेनाइजर जो था हर्ष, उस पर आरोप लगाया था कि उन्हीं के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। उसमें जो चंदन है उसने भी इनके तरफ से मारपीट जो है की थी। तो चंदन भी जैक्सन हॉस्टल का जो है रहने वाला है। बीएन कॉलेज के स्नातक के छात्र हर्षराज हत्याकांड के बाद कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों को खाली कराने का निर्देश दिया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जैक्सन हॉस्टल की, जो पटना कॉलेज का हॉस्टल है। और इसी हॉस्टल में रहने वाला एक छात्र जो पटना कॉलेज का छात्र था, चंदन यादव, उसकी हर्ष राज हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से अब कुलाधिपति ने सभी हॉस्टल को बंद करने का निर्देश दिया है। यानी छात्रावास को अब खाली करा दिया जाएगा। 31 मई लास्ट जो डेट है वो दिया गया है। 31 मई की शाम 4 बजे तक हॉस्टल को खाली करा देना है और अधिकांश छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया है। हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। यह तस्वीर देख लीजिए जैक्सन हॉस्टल की, जहां पर की तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा पा रहे हैं। इक्के दुक्के छात्र जरूर हैं, लेकिन अब हॉस्टल को पूरी तरीके से खाली करने का निर्देश दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय और पटना पुलिस दोनों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा, ताकि पटना विश्वविद्यालय जो कभी ईस्ट इंडिया का, पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड माना जाता था, उसकी गरिमा फिर से स्थापित हो सके। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं भीषण गर्मी और लू ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं लू को लेकर अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पिछले कई दिनों से अस्पतालों में सबसे ज्यादा लू के मरीज पहुंच रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल के डॉक्टरों ने खुद माना कि ऐसी गर्मी आज तक हम लोगों ने कभी महसूस ही नहीं की थी। डॉक्टरों ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए कई अहम उपाय बताए। पटना में डॉक्टरों की टीम से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में हीट वेव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और राजधानी पटना के अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। यानी अस्पतालों में ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम गर्दनी बाग अस्पताल में हैं, जहां पर सभी डॉक्टर्स जो हैं अलर्ट मोड में हैं। सीधी बातचीत करेंगे आखिर हीट वेव कितना खतरनाक है और मरीज जो हैं, आम लोग जो हैं, कैसे बचाव करें। मैडम, क्या लग रहा है कि वर्षों बाद ऐसी गर्मी का एहसास आप लोग किए होंगे? सही में इस तरह की गर्मी जिंदगी में पहली बार मुझे देखने को और महसूस करने को मिल रही है। यहाँ पे बिना 1 मिनट भी पसीना, आप नहा के निकले या कहीं भी निकले, पसीना से आप हर समय भीग रहे हैं। वो आपके शरीर का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपका उस पसीने के साथ जा रहा है। ऐसा नाम आदमियों से निवेदन है कि वो इससे बचे। बचने का सरल उपाय है, आप घर से निकले तो पानी पी ले, पूरी तरह पानी पी ले, माथा को ढक कर निकले या छाता का उपयोग करें। खतरनाक है मैडम ये हीट वेव जो है, खासकर इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसके कारण पसीना निकलने से शरीर का पानी में कमी आ जाती है
और ब्लड प्रेशर लो होने के बाद शॉक में मरीज जा सकते हैं, हीट स्ट्रोक से फीवर आ सकता है। इसके लिए हम लोग एडिक्वेट उन लोग को पानी पीने की हिदायत देते हैं, ORS देते हैं। उनसे यही कहना चाहेंगे कि डायबिटिक अगर हैं तो फिर नॉर्मल सलाइन जैसे ORS नहीं ले, मीठा तत्व नहीं ले, मगर पानी अधिक मात्रा में पिएं। और बीपी वालों को तो ऐसे भी सॉल्ट अवॉइड करना है, तो उन लोग को बस पानी अधिक मात्रा में, और तरबूज हुआ, खीरा, ककड़ी, जो भी पानी वाला फल है वो अधिक खाए, सत्तू पिए। मरीज तो आ रहे हैं फीवर और लूज मोशन करके, एक्सेसिव वीकनेस करके। हम लोग ट्रीटमेंट के साथ काउंसलिंग भी करते हैं कि जब तक जरूरत ना हो धूप में ना निकले। और टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी है, और लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित 3 भारतीय कंपनी के नाम शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स कैटेगरी में जगह मिली है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी के लिए चुना गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।